स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर शुरू कर रहे हैं और हम सबसे पहले लेक्चर में देखेंगे कि हमें क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि देखा गया कि क्लास 11th में हमारे पास मैथमेटिक्स में अप्रॉक्स 15 चैप्टर हैं। बोर्ड में सारे चैप्टर डिस्प्ले हैं, तो किस चैप्टर से कितना रोल किस चैप्टर का है और कौन से चैप्टर हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए या ज़्यादा सीरियस तौर पे देखने चाहिए, इनका आज डिस्कशन करेंगे। तो मैथमेटिक्स में क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर है हमारा सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी एग्जाम के हिसाब से देखें तो केवल इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, में भी छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसमें अप्रॉक्स 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्लास यानी चैप्टर का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको बहुत बेसिक चीज़ें कि सेट थ्योरी क्या होता है और इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। दूसरा हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन है, जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रोल क्लास 12th में भी होगा, लेकिन क्लास 12th में तभी पॉसिबिलिटी है कि समझ में आएगा जब आपने क्लास 11th का कवर किया हो। ख़ासतौर से जो डोमेन और रेंज इसमें हम लोग देखते हैं, तो डोमेन और रेंज का डिस्कशन सबसे पहले ज़रूरी है कि आखिर डोमेन और रेंज होते क्या हैं, रिलेशंस क्या होते हैं और इनका रिलेशंस को हम अपने जनरल रिलेशन से, अपने फिजिकल रिलेशन से, अपने ह्यूमन रिलेशन से इसको कैसे अटैच करके देखते हैं। फंक्शन क्या है और फंक्शन से रिलेटेड इक्वेशन का क्या रोल है, फंक्शन और इक्वेशन का क्या रिलेशन है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो मोस्टली हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया था, शुरुआत देख ली थी, लेकिन यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है थोड़ा सा क्लास 10th से बढ़ के हो। और क्लास 10th में हमने सिर्फ रेशियो और आइडेंटिटी पे बात की थी, यहाँ आपको इक्वेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की बात करनी है। यानी वहाँ हमने सिर्फ आइडेंटिटी देखी थी और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले पढ़े थे। यहाँ फार्मूलों की संख्या भी बढ़ गई है और प्लस उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बढ़ गए हैं कि आखिर यहाँ पर हमको वैल्यूज़ निकालनी होगी, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी सॉल्व करनी होगी और उसका जनरल वैल्यू निकालना होगा। अगला हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन है। इससे केवल एक क्वेश्चन आता है, केवल 4 मार्क्स का। तो ये सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम बहुत कम समय में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपकी वही है जो क्लास 10th में पढ़ी होगी, बस उसमें थोड़ा सा टच हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का दे दिया है कि वहाँ पर जो इक्वेशंस मिलते थे मोस्टली लीनियर इक्वेशंस मिलते थे, यहाँ जो इक्वेशंस मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिलेंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा जिनके रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, यानी हमारे इमेजिनरी रूट्स आते होंगे। ऐसे इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हम इसी क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन मीन्स किसी भी नंबर को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द परम्यूटेशन। यानी अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 से लेकर 9 तक के नंबर दिए हैं, तो उन नंबरों से 2 डिजिट के या 3 डिजिट के या 4 डिजिट के या n डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द परम्यूटेशन। इसी तरह से कॉम्बिनेशन का रोल है कि अगर हमारे पास कुछ लोग दिए हों, कुछ पीपल्स हैं और उनका ग्रुप बनाना है, 2 2 के ग्रुप या 3 3 के ग्रुप या 4 4 के ग्रुप, तो हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, ये डिस्कशन हम लोग कॉम्बिनेशन में देखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम, जिसका रिलेशन पूरा का पूरा रिलेशन परम्यूटेशन से है, इसलिए हम दोनों को हमने एक साथ रखा हुआ है कि जब हम बाइनोमियल को तब हम पढ़ेंगे जब हम परम्यूटेशन के बारे में अच्छे से जान लेंगे। इसमें सिर्फ ये है कि बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस यानी x प्लस a की पावर 1 या x प्लस a की पावर 2, जिसका एक्सपेंशन हम जानते हैं फार्मूले के बेस पे, अगर
x प्लस ए की पावर 20 हो जाए या x प्लस ए की पावर 50 हो जाए या 100 हो जाए, तो ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे। बाइनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फार्मूले हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसलिए इस को हम ठीक से पढ़ेंगे। वैसे इसका एक और पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स। तो बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम पर डिस्कस करेंगे जो क्लास 11 के सिलेबस में है। अगर एडिशनल टाइम मिलेगा तो हम एनी इंडेक्स के बारे में हम बाद में अलग से डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्रेशन। इसमें दो टॉपिक हैं, एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको हम एपी कहते हैं, एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसको हम जीपी कहते हैं। तो एपी और जीपी में हमने क्लास 11th में वैसे डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल कुछ वैसा ही है कि जो क्लास हमने 10th में पढ़ा था उसी तरह से हमने क्लास 11th में पढ़ना है, बस थोड़ा सा उसी को एक्सपेंड कर दिया गया है। कुछ ज़्यादा मटेरियल है, वहाँ पर जीपी हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का भी डिस्कशन करना है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का रोल रहता है, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग है, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है या नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट हमारा सेंटेंस है या नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है या नहीं है, ऐसे इसके बारे में डिस्कशन करना है। वैसे काफ़ी थ्योरिकल टॉपिक है, काफ़ी बोरिंग टॉपिक है, लेकिन इसका रिलेशन इंग्लिश ग्रामर से है और इसको हम लोग भी पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में होने की वजह से हम इसको देखेंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अप्रॉक्स 10 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको। और लिमिट एंड डेरिवेटिव में जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि आखिर फंक्शन में हम लिमिट अप्लाई कर दें तो उस फंक्शन का क्या रोल होता है, और इसी लिमिट की हेल्प हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इसका रोल आएगा। इसलिए ये हमारे मैथमेटिक्स के लिए नहीं बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी की दृष्टि से हम इसको देखेंगे कि जब हम कभी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो उस चैप्टर का मीनिंग, उस टॉपिक का, उस वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। तो मीनिंग क्यों बदल जाता है, ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें कंडीशंस आ जाती हैं कि हम उसका मीनिंग हम बदल देते हैं, और ये हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में खूब देखेंगे। तो इसके लिए हम डिटेल से हम इस लिमिट को पढ़ेंगे। डेरिवेटिव हमारा डिफरेंशिएशन है, वैसे डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक हमारे क्लास 11th में नहीं है, तो इसी लिमिट एंड डेरिवेटिव में हम इस डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ देखेंगे, बाकी ज़्यादा डिटेल हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसलिए क्लास 11th में सिर्फ हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में या जनरल लाइफ में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाता है, यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट चलने लगता है। जो मैथमेटिक्स के 4 पार्ट हमने देखे हैं, एक अलजेब्रा का पार्ट होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और एक कैलकुलस है। तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट शुरू हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एक जानते हैं आप, सीधी लाइन होता है, लेकिन उसका हम अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉनिक सेक्शन में 4 टॉपिक हमारे पास हैं, एक सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है। तो यहाँ पर हम सर्किल के बारे में, पैराबोला के बारे में, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका ग्राफ कैसे बनता है, इनकी इक्वेशंस क्या होती है, अगर इक्वेशंस चेंज हो जाए तो हमारे ग्राफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, हमारे फिगर में क्या चेंजेस आते हैं, और अगर एक दो फिगर यानी सर्किल और पैराबोला आपस में इंटर रिलेटेड कोई फिगर बन जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, लोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये सारे जितने बेसिक्स हैं वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी इसी से रिलेटेड हैं। अगर हमारे पास सर्किल और पैराबोला हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं तो एलिप्स और हाइपरबोला भी डेफिनेट सी बात है हमारे समझ में आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान, और एग्ज़ाम की दृष्टि से अप्रॉक्स इसका 15 मार्क्स, अगर हम चारों टॉपिक को मिला दें तो अप्रॉक्स 15 मार्क्स हमें यहाँ से मिलने की संभावना है। इसलिए हम कहेंगे कि मोस्टली ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, एक वैसे तो इसका पूरा डिटेल हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 11th में 3D ज्योमेट्री के लिए हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के तौर पे उसको हम देखेंगे। बहुत ही छोटी डिफिनीशन है, बहुत छोटा चैप्टर है। सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोई भी चीज़ अगर 3 डायमेंशन में स्टेबल हो तो उसको हम किस तरह से मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम 3D के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि
1D होता है, 2D होता है, 3D होता है। खासतौर से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3D डायमेंशन मोशन। उसी से रिलेटेड हम यहाँ उसको मैथ से कैसे रिलेट कर सकते हैं और हम किस तरह से 3D में डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कैसे करती है 3 डायमेंशन में। प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में क्लास 10th में आपने पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। क्लास 9th में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, क्लास 10th में भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। उसी का डिटेल फॉर्म हम क्लास 11th में देखेंगे और क्लास 12th में भी इसको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन क्लास 11th का जो पोर्शन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और एक चैप्टर के पीछे छूट गया था हमारा, कायदे से चैप्टर यानी 4th नंबर पे होना चाहिए, ये इनइक्वालिटीज़ का है। इसमें हम कुछ इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम इसमें यूज़ करते हैं और उसमें की पॉसिबल वैल्यू यानी इंटरवल्स हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल का इस रोल में क्या रोल होता है, इसके बारे में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर हमने बनाया था कि आज पहला लेक्चर है और हम पहले लेक्चर में सबसे पहले ये डिफाइन करने की कोशिश कर लें कि आखिर हमारे मैथमेटिक्स में क्लास 11th में क्या क्या हमें पढ़ना है। और जैसे जैसे हम अगर टॉपिक को डिफाइन कर लें और इम्पोर्टेंट देख लें कि कौन कौन से चैप्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो हम इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप रिलेशन एंड फंक्शन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और फ्यूचर में आने वाले मैथमेटिक्स की को देखते हुए रिलेशन एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम ढंग से पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा खासतौर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि क्लास 12th में इसका थोड़ा सा रोल तो है ही, लेकिन क्लास 11th में मोस्टली पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। और अगर आप ढंग से अगर इसको पढ़ लेते हैं एक्सप्लेन करके तो शायद ही ज़्यादा बेहतर आपके पास होगा। थर्ड चैप्टर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको भी हम एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। अप्रॉक्स इसमें 10 मार्क्स आपको लेने हैं, तो 10 मार्क्स अगर लेने हैं तो सीधी सी बात है 10 मार्क्स के लायक इसमें मटेरियल भी होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आसानी से मिल जाता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, ये भी हमारे पास ये दोनों मिला के काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लिए जाते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे 3 चैप्टर रिलेटेड हैं। एक हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो है ही, बाइनोमियल थ्योरम है और इसका रोल हमारी प्रोबेबिलिटी पर भी पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी जब सॉल्व करेंगे तब भी हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को पढ़ना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। इसके बाद प्रोग्रेशन में एपी और जीपी, इसका भी अच्छा रोल है, एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको भी सीरियसली पढ़ेंगे। और लिमिट एंड डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्लास 12th में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इधर लिमिट का ही एक भाई कह लें कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है जो क्लास 12th में पढ़नी है। तो जब लिमिट हमारे पास आसानी से समझ में आएगा तो हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगी, इसलिए हम लिमिट और डेरिवेटिव को यहाँ हम एक गहराई से देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन। स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन हमारे पास, स्ट्रेट लाइन को क्लास 12th में भी पढ़ना है और ये 3D का यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 2 टॉपिक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक टॉपिक आपके पास और आता है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास 12th में इस प्रोबेबिलिटी का अच्छा रोल है और अच्छी तरह से हमें इसे पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 जो जितने हमने टॉपिक बताए, इन चैप्टरों को हमें ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ना है। बाकी हमारे सिलेबस के सभी चैप्टर हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के तो सभी हैं, लेकिन इन चैप्टरों पर हम विशेष अपना फोकस रखेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले और हम यानी कम समय में ज़्यादा से काम कर पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर शुरू कर रहे हैं और हम सबसे पहले लेक्चर में देखेंगे कि हमें क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि देखा गया कि क्लास 11th में हमारे पास मैथमेटिक्स में अप्रॉक्स 15 चैप्टर हैं, बोर्ड में सारे चैप्टर डिस्प्ले हैं। तो किस चैप्टर से कितना रोल किस चैप्टर का है और कौन से चैप्टर हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए या ज़्यादा सीरियस तौर पे देखने चाहिए, इनका आज डिस्कशन करेंगे। तो मैथमेटिक्स में क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर है हमारा सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी एग्जाम के हिसाब से देखें तो केवल इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा
में भी छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसमें अप्रॉक्स 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्लास यानी चैप्टर का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि सेट थ्योरी क्या होता है और इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। दूसरा हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन है जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रोल क्लास 12th में भी होगा, लेकिन क्लास 12th में तभी पॉसिबिलिटी है कि समझ में आएगा जब आपने क्लास 11th का कवर किया हो। ख़ासतौर से जो डोमेन और रेंज इसमें हम लोग देखते हैं, तो डोमेन और रेंज का डिस्कशन सबसे पहले ज़रूरी है कि आखिर डोमेन और रेंज होते क्या हैं, रिलेशंस क्या होते हैं और इनका रिलेशंस को हम अपने जनरल रिलेशन से, अपने फिजिकल रिलेशन से, अपने ह्यूमन रिलेशन से इसको कैसे अटैच करके देखते हैं। फंक्शन क्या है और फंक्शन से रिलेटेड इक्वेशन का क्या रोल है, फंक्शन और इक्वेशन का क्या रिलेशन है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो मोस्टली हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया था, शुरुआत देख ली थी, लेकिन यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है थोड़ा सा क्लास 10th से बढ़ के हो, और क्लास 10th में हमने सिर्फ रेशियो और आइडेंटिटी पे बात की थी। यहाँ आपको क्लास 11 इक्वेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की बात करनी है, यानी वहाँ हमने सिर्फ आइडेंटिटी देखी थी और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले पढ़े थे। यहाँ फार्मूलों की संख्या भी बढ़ गई है और प्लस उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बढ़ गए हैं कि आखिर यहाँ पर हमको वैल्यूज़ निकालनी होगी, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी सॉल्व करनी होगी और उसका जनरल वैल्यू निकालना होगा। अगला हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन है। इससे केवल एक क्वेश्चन आता है, केवल 4 मार्क्स का। तो ये सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम बहुत कम समय में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपकी वही है जो क्लास 10th में पढ़ी होगी, बस उसमें थोड़ा सा टच हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का दे दिया है कि वहाँ पर जो इक्वेशंस मिलते थे मोस्टली लीनियर इक्वेशंस मिलते थे, यहाँ जो इक्वेशंस मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिलेंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा जिनके रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, यानी हमारे इमेजिनरी रूट्स आते होंगे। ऐसे इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम इसी क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन मीन्स किसी भी नंबर को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द परम्यूटेशन। यानी अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 से लेकर 9 तक के नंबर दिए हैं, तो उन नंबरों से 2 डिजिट के या 3 डिजिट के या 4 डिजिट के या n डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द परम्यूटेशन। इसी तरह से कॉम्बिनेशन का रोल है कि अगर हमारे पास कुछ लोग दिए हों, कुछ पीपल्स हैं और उनका ग्रुप बनाना है, 2 के ग्रुप या 3 के ग्रुप या 4 के ग्रुप, तो हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, ये डिस्कशन हम लोग कॉम्बिनेशन में देखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम जिसका रिलेशन पूरा का पूरा रिलेशन परम्यूटेशन से है, इसलिए हम दोनों को हमने एक साथ रखा हुआ है कि जब हम बाइनोमियल को तब हम पढ़ेंगे जब हम परम्यूटेशन के बारे में अच्छे से जान लेंगे। इसमें सिर्फ ये है कि बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस x प्लस a की पावर 1 या x प्लस a की पावर 2 जिसका एक्सपेंशन हम जानते हैं फार्मूले के बेस पे, अगर x प्लस a की पावर 20 हो जाए या x प्लस a की पावर 50 हो जाए या 100 हो जाए, तो ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे। बाइनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फार्मूले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसलिए इस को हम ठीक से पढ़ेंगे। वैसे इसका एक और पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स। तो बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम पर डिस्कस करेंगे जो क्लास 11 के सिलेबस में है। अगर एडिशनल टाइम मिलेगा तो हम एनी इंडेक्स के बारे में हम बाद में अलग से डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद हमारे आसपास आता है प्रोग्रेशन। इसमें 2 टॉपिक हैं, एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको हम AP कहते हैं, एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसको हम GP कहते हैं।
तो एपी और जीपी में हमने क्लास 11th में वैसे डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल कुछ वैसा ही है कि जो क्लास हमने 10th में पढ़ा था उसी तरह से हमने क्लास 11th में पढ़ना है, बस थोड़ा सा उसी को एक्सपेंड कर दिया गया है। कुछ ज़्यादा मटेरियल है, वहाँ पर जीपी हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का भी डिस्कशन करना है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का रोल रहता है, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग है, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है या नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट हमारा सेंटेंस है या नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है या नहीं है, ऐसे इसके बारे में डिस्कशन करना है। वैसे ही काफ़ी थ्योरिकल टॉपिक है, काफ़ी बोरिंग टॉपिक है, लेकिन इसका रिलेशन इंग्लिश ग्रामर से है और इसको हम लोग भी पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में होने की वजह से हम इसको देखेंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अप्रॉक्स 10 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको। और लिमिट एंड डेरिवेटिव में जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि आखिर फंक्शन में हम लिमिट अप्लाई कर दें तो उस फंक्शन का क्या रोल होता है, और इसी लिमिट की हेल्प हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इसका रोल आएगा। इसलिए ये हमारे मैथमेटिक्स के लिए नहीं बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी की दृष्टि से हम इसको देखेंगे कि जब हम कभी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो उस चैप्टर का मीनिंग, उस टॉपिक का, उस वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। तो मीनिंग क्यों बदल जाता है, ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें कंडीशंस आ जाती हैं कि हम उसका मीनिंग हम बदल देते हैं, और ये हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में खूब देखेंगे। तो इसके लिए हम डिटेल से हम इस लिमिट को पढ़ेंगे। डेरिवेटिव हमारा डिफरेंशिएशन है, वैसे डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक हमारे क्लास 11th में नहीं है, तो इसी लिमिट एंड डेरिवेटिव में हम इस डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ देखेंगे, बाकी ज़्यादा डिटेल हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसलिए क्लास 11th में सिर्फ हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में या जनरल लाइफ में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाता है, यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट चलने लगता है। जो मैथमेटिक्स के 4 पार्ट हमने देखे हैं, एक अलजेब्रा का पार्ट होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और एक कैलकुलस है। तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट शुरू हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एक जानते हैं आप, सीधी लाइन होता है, लेकिन उसका हम अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉनिक सेक्शन में 4 टॉपिक हमारे पास हैं, एक सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है। तो यहाँ पर हम सर्किल के बारे में, पैराबोला के बारे में, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका ग्राफ कैसे बनता है, इनकी इक्वेशंस क्या होती है, अगर इक्वेशंस चेंज हो जाए तो हमारे ग्राफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, हमारे फिगर में क्या चेंजेस आते हैं, और अगर दो फिगर यानी सर्किल और पैराबोला आपस में इंटर रिलेटेड कोई फिगर बन जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, लोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये सारे जितने बेसिक्स हैं वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी इसी से रिलेटेड हैं। अगर हमारे पास सर्किल और पैराबोला हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं तो एलिप्स और हाइपरबोला भी डेफिनेट सी बात है हमारे समझ में आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान, और एग्ज़ाम की दृष्टि से अप्रॉक्स इसका 15 मार्क्स, अगर हम चारों टॉपिक को मिला दें तो अप्रॉक्स 15 मार्क्स हमें यहाँ से मिलने की संभावना है। इसलिए हम कहेंगे कि मोस्टली ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, एक वैसे तो इसका पूरा डिटेल हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 11th में 3D ज्योमेट्री के लिए हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के तौर पे उसको हम देखेंगे। बहुत ही छोटी डिफिनीशन है, बहुत छोटा चैप्टर है। सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोई भी चीज़ अगर 3 डायमेंशन में स्टेबल हो तो उसको हम किस तरह से मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम 3D के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है। खासतौर से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3D डायमेंशन मोशन। उसी से रिलेटेड हम यहाँ उसको मैथ से कैसे रिलेट कर सकते हैं और हम किस तरह से 3D में डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कैसे करती है 3 डायमेंशन में। प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में, क्लास 10th में आपने पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। क्लास 9th में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, क्लास 10th में भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। उसी का डिटेल फॉर्म हम क्लास 11th में देखेंगे और क्लास 12th में भी इसको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन क्लास 11th का जो पोर्शन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और एक चैप्टर के पीछे छूट गया था हमारा, कायदे से चैप्टर यानी 4th नंबर पे होना चाहिए, ये इनइक्वालिटीज़ का है। इसमें हम
कुछ इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम इसमें यूज़ करते हैं और उसमें की पॉसिबल वैल्यू यानी इंटरवल्स हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल का इस रोल में क्या रोल होता है, इसके बारे में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर हमने बनाया था कि आज पहला लेक्चर है और हम पहले लेक्चर में सबसे पहले ये डिफाइन करने की कोशिश कर लें कि आखिर हमारे मैथमेटिक्स में क्लास 11th में क्या क्या हमें पढ़ना है। और जैसे जैसे हम अगर टॉपिक को डिफाइन कर लें और इम्पोर्टेंट देख लें कि कौन कौन से चैप्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो हम इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप रिलेशन एंड फंक्शन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और फ्यूचर में आने वाले मैथमेटिक्स की को देखते हुए रिलेशन एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम ढंग से पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा खासों से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि क्लास 12th में इसका थोड़ा सा रोल तो है ही, लेकिन क्लास 11th में मोस्टली पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। और अगर आप ढंग से अगर इसको पढ़ लेते हैं एक्सप्लेन करके, तो शायद ही ज़्यादा बेहतर आपके पास होगा। थर्ड चैप्टर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको भी हम एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। अप्रॉक्स इसमें 10 मार्क्स आपको लेने हैं, तो 10 मार्क्स अगर लेने हैं तो सीधी सी बात है 10 मार्क्स के लायक इसमें मटेरियल भी होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आसानी से मिल जाता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बायनोमियल थ्योरम, ये भी हमारे पास ये दोनों मिला के काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लिए जाते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे 3 चैप्टर रिलेटेड है। एक हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो है ही, बायनोमियल थ्योरम है और इसका रोल हमारी प्रोबेबिलिटी पर भी पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी जब सॉल्व करेंगे तब भी हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को पढ़ना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। इसके बाद प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में एपी और जीपी इसका भी अच्छा रोल है, एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको भी सीरियसली पढ़ेंगे। और लिमिटेड डेरिवेटिव, लिमिटेड डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्लास 12th में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इधर लिमिट का ही एक भाई कह लें कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है जो क्लास 12th में पढ़नी है। तो जब लिमिट हमारे पास आसानी से समझ में आएगा तो हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगी, इसलिए हम लिमिट और डेरिवेटिव को यहाँ हम एक गहराई से देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन। स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन हमारे पास, स्ट्रेट लाइन तो क्लास 12th में भी पढ़ना है और ये 3D का यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 2 टॉपिक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक टॉपिक आपके पास और आता है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास 12th में इस प्रोबेबिलिटी का अच्छा रोल है और अच्छी तरह से हमें इसे पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 जितने हमने टॉपिक बताए, इन चैप्टरों को हमें ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ना है। बाकी हमारे सिलेबस के सभी चैप्टर हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के तो सभी हैं, लेकिन इन चैप्टरों पर हम विशेष अपना फोकस रखेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले और हम यानी कम समय में ज़्यादा से काम कर पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।